तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, जब जंग लगती है, इसे ये ना समझें कि ये एक जंग का फेज़ मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं है। ये जंग कंटिन्यू है, वार है, ये उसके बैटल्स हैं। तो बैटल्स जो होते हैं, कभी तेरा बारी कभी मेरी बारी, ये चलता रहता है। असल में हमने एक 17 दिन की जंग लड़ी है, एक 6 दिन की जंग लड़ी है, हम जंग उसी चीज़ को जानते हैं। तो जंगें कौमें 30-30 साल लड़ती हैं, ठीक है। अब ये देखें ना, अफगानी 20 साल लड़े हैं अमेरिका को निकालने के लिए, 20 साल लड़े हैं। तो जब आपने यानी इतनी लंबी जो है ना दौड़ लगानी हो, तो बीच में ऊंच नीच आती रहती है। मैं दूसरा एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली वो जो ईरान बैक्ड प्रोपोगंडा है ना, ये उसका नतीजा है कि ये लोग इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका की फतह हुई है, ठीक है। हकीकत ये है कि STS जो है, हयात तहरीर शाम, ये वो तंजीम है जिसको अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया है, और इसके सरबराह जो हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी, इनके सर पे $20 मिलियन का इनाम रखा हुआ है अमेरिका ने, आज भी, आज की तारीख में भी। तो अमेरिका के इतने मातूब लोग जो है वो शाम जैसे बड़े मुल्क के दारुल हुकूमत में इक़्तिदार के बुलंद तरीन ऐवानों में जाके बैठ गए हैं। सिर्फ बड़ा मुल्क ही नहीं, स्ट्रेटेजिक अहमियत का, स्ट्रेटेजिक अहमियत का। देखिए पीछे बैकग्राउंड तो काफ़ी हद तक अलकायदा में रहा है। जी, अलकायदा इवन मतलब दाइश के साथ भी जो है ना, जो तो इस्लामिक स्टेट जब थी इराक से, उन्होंने भेजा था ये ना, ठीक है। तो वो जो मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि ये तो इब्तिदा है भाई, इसमें ये इन्होंने एक डिसिप्लिन रिट्रीट की है, स्ट्रेटेजिकल रिट्रीट है, मैं समझता हूँ ईरान की और रशिया की। इससे ये नहीं साबित हो जाता कि ये ख़त्म हो गए, ये नहीं है। इससे ये मतलब नहीं कि यूनिपोलर हो गई है वर्ल्ड। अब अमेरिका 2001 में जितना था उतना तो नहीं रहा अमेरिका, ना यूरोप की वो ताकत रही है, ना अमेरिका की वो ताकत रही है। जब आप ये नारे लगाते हैं, असल में तो ये 1990 में ये बात फैली ना यूनिपोलर होने की, जब रशिया उस वक्त बैठ गया था, सोवियत यूनियन बैठ गया था, रशिया बैठ गया था, उस वक्त ये कैफियत हुई थी। अब असल में रशिया खुद एक दर्जे की, यानी चलें उसके लिए प्राक्सी का लफ्ज़ बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन बहरहाल उसके पीछे अब जो असल माशी ताकत खड़ी है वो चाइना की है, और अज़ाइम जो आगे हैं ना वो चाइना के हैं। उसके लिए वो अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रशिया को भी और बाकियों को भी करेगा। और ये जो इसराइल की इस वक्त अटेम्प्ट है ना, ये डेस्परेट अटेम्प्ट है जो तब्दीली हमारे खित्ते में आ रही है। असल में आप चाइना के एतबार से जब देखेंगे ना, तो ये जो रूट है, कारवान रूट, या जैसे वो सी पैक कहते हैं, इसका अगर एक सिरा ये वाला है तो दूसरा सिरा वो काशगर बनता है ना जी। तो अगर इस सिरे पे अमेरिका की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर पड़ रही है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इस रीजन में अगर उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जैसे आप देखें ना जो चेंज आ गई बांग्लादेश में, जो नेपाल की पोजीशन बन गई है, साउथ कोरिया में भी, मतलब ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये वो यानी एक सिरा हाथ से खिसकता महसूस हो रहा है। तो जब आपके हाथ से एक सिरा निकल रहा हो तो उस वक्त दूसरे सिरे को मजबूती से पकड़ना होता है, यही रस्सा पकड़ने का यही तरीका है। तो अब वो दूसरे सिरे पर, उससे पहले कि वहाँ पर भी चाइना के हमायती गिरफ्त मजबूत कर लें, अमेरिका अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता है। तो ये असल में एक दर्जे में, और यानी आगे तो इसराइल ही होगा लेकिन पीछे अमेरिकी डीप स्टेट है। तो ये उनकी मजबूरी बनी है उन्हें खींचा। अगर आप, मैं दूसरी तरह से बात कर लेता हूँ कि जब से गज़ा की जंग छिड़ी है तब से इसराइल की ये कोशिश रही है कि ईरान को खींच के बीच में लाया जाए। वो उसको के साथ शरारतें करता रहे, मुख्तलिफ शरारतें की ताकि ईरान ऑल आउट आए, लेकिन ईरान एक दफ़ा भी ऑल आउट नहीं किया। हमने उसे ताने दिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर वही वार स्ट्रेटजी होती है। ईरान के इस निकलने ने इसराइल को मजबूर कर दिया कि स्ट्रेच करे, ठीक है ना। अब यानी जो वो चाह रहा था कि ईरान आए ताकि हमारे सामने एक्सपोज हो और हम इसे फेंटे लगाएं, उस पोजीशन में इस ईरान के वहाँ से निकलने के और रशिया के निकलने के नतीजे में उस जगह पर इजराइल आ गया, उसकी मजबूरी बन गई है। अब आगे बढ़े, अब देखें ना यार, थोड़ा सब्र कर लेना, 1-2 महीने देख ले क्या होता है। अच्छा खालिद साहब, इस पे मतलब वो 3 जगहों पे इंगेज है ना, गजा में भी, लबनान में भी, अब शाम में भी। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ज़रा इस पे देखें कि जो बशार की वहाँ पोजीशन थी, ये तो मतलब एक वो कहते हैं अंधे को भी सुझाई देने वाली बात है कि उसकी हमायत अपने मुल्क में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी। वो खड़ा था ईरान, हिज़्बुल्लाह और इस जो एक बैरूनी इमदाद थी, इसके ऊपर वो खड़ा था। अच्छा, जब इनका भी जो पर्पस था
उसने सर्व करने से इनकार कर दिया वहाँ पे। जो ये चाहते थे, जब इनको ज़रूरत थी तो उसे कर दिया। तो फिर इनके लिए उसकी अहमियत क्या थी? ये क्यों उसके लिए अपनी जो है वो वसाइल भी और वो उसके ऊपर लगाते रहे? क्या ज़रूरत है? तो लाजमी सी बात है उसका वही जाना। बात है ना, जाती दोस्तियां नहीं होती, मफादात की दोस्तियां होती जब तक आप अमेरिका या रशिया को और उसके काम के हैं, ईरान के काम, तो वो आपके साथ हैं। जब आप काम के ही नहीं रहे तो जैसे वो दूध जो भैंस देना बंद कर दे उसे कसाई को देते हैं। तो नहीं, हमने देखा ना, हम अफगानिस्तान के अंदर जब थे, सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस वक्त हमने एटम बम भी बना लिया, हमने F-16 भी मिल गए, सब कुछ हुआ। जिस दिन अमेरिका की ज़रूरत ख़त्म हुई थी उसी दिन प्रेसिडेंट तरमीम आ गई थी और हमारे ऊपर सारी सैंक्शंस लगने शुरू हो गई थी। अभी जब दोबारा हुआ है फिर वही सूरत हाल यहाँ पे आ गई है। तो ये तो खैर हमेशा से चलता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, कल एक जो है सहाफ़ी हैं शाम के अंदर भी, उन्होंने वही मैं जो पहले कह रहा था कि उनका स्ट्रेटजी के हिसाब से उनका एक आर्टिकल था, उन्होंने बड़ा दिलचस्प लिखा। उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत यहाँ पर सस्टेन करती है, शाम अगले 10-15 साल में एक मुल्क जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से किसी हद तक बाहर निकलता है, तो लाजमी बात है कि वो अपनी जो है फोर्स वो डेवलप करेगा। अब डेवलप करेगा तो क्या होगा कि वो अब जो है इज़राइल के अगेंस्ट उसे वेस्ट से तो कोई असला या गोला बारूद या वो चीज़ें तो मिलने से रही, तो उसकी अल्टीमेटली जो है ना वो चॉइस होगी टर्की, पाकिस्तान, चाइना। और ये जो है इज़राइल के लिए एक और बड़ी बात जो है ना वो बन जाएगी, इज़राइल के लिए ख़तरा बन जाएगा कि जो पहले था उसने कहा कि ये तो इज़राइल की असल में वही है कि वो इसी चीज़ को वो प्रूफ कर रहे थे पूरे उसके अंदर कि इज़राइल से ये एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई है। जिस तरीके से उन्होंने असला भी तबाह कर लिया, अब उन्होंने किसी से लेना तो है ना, अब ज़ाहिर है उन्होंने करना है। तो अब देखें ना, मैंने पहले आपसे कहा कि उससे हुई गलती जी, वो इसी बुनियाद। अच्छा, ये एवेन्यू पाकिस्तान के लिए खुला है, सिर्फ तिजारत में भी खुला है वहाँ पे जो कुछ बाकी जो भी ना, हम बहरहाल मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान एक यानी टेक्नोलॉजी में भी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों में बाकी मुसलमान मुल्कों से ज़रा थोड़ा आगे, या तुर्की है या पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये एवेन्यू नया खुल गया कि हम उन्हें जाके सपोर्ट दें, ये करें, वो मतलब उनको ज़रूरत होगी तो उसी से तो आप अपने एसेट्स बनाते हैं, बिल्कुल, जो इससे पहले आपके लिए मुमकिन नहीं था। तो इसे यानी हम ज़रा नहीं, वैसे पहले भी माजी में भी हमारा रहा है। आपको याद होगा कि इज़राइल के 6 तैयारे जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने तबाह किए थे, जो 1967 की जंग में वहाँ पे मौजूद थे, और उस वक्त ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स वहाँ पे दी। और फिर उसके बाद अच्छा, ये जब बशार उल असद आया था तो इसके बाद इसने यकदम अपना चेंज कर लिया था किबला। ये एंटी पाकिस्तान एक जो है ना, चूँकि ये स्टांस ले लिया था। आपको याद होगा कि अज़ुल्फ़कार के जो कैंप्स थे या अफ़गानिस्तान में थे या दमश्क में थे, और ये जो थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के फर्जंद मुर्तज़ा भुट्टो, ये भी दमश्क में रहे हैं। इनकी जो बीवी हैं अब गनवा भुट्टो, इनकी तो शादी भी जो है ना फ़लस्तीनी है, लेकिन ये भी शाम में थी और शाम में ही इनकी शादी हुई है। तो वो जो तैयारा हुआ था वो किधर जाके उतरा था? तो अफगानिस्तान गया था ना, यहाँ से उधर ही मेरा ख्याल है। हाँ, वहाँ वहीं पे वो उन्होंने वो कुछ लोगों को वहाँ मार दिया था और उसके बाद वो हो गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ से चलती रही हैं उसके बाद तक, मतलब ये 90 की दिहाई तक ये वहाँ से चीज़ें चल रही थी एंटी पाकिस्तान। और कभी भी इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था असद रजीम के साथ कि कश्मीर के ऊपर कभी भी शाम ने पाकिस्तान को या कश्मीर इशू को सपोर्ट नहीं किया था, आज तक की डेट में कभी भी नहीं हुआ इससे। बावजूद इसके कि ईरान करता है और करता रहा है माजी में भी, और अब भी उसकी वो उसके अंदर है। लेकिन शाम की इस हवाले से जो खारजा पॉलिसी थी वो बड़ी जो है मुख्तलिफ थी। इस पूरे जो ईरानी बाकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनकी निस्बत वो बिल्कुल दूसरी एंड पे थे। तो ये सारी चीज़ें जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी बनी है, तो ज़ाहिर है इस हवाले से पाकिस्तान के लिए वाक़तन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इवन ये भी मतलब उसी एनालिसिस का एक हिस्सा ये था कि इसमें चाइना सबसे ज़्यादा, चूँकि वो फौरी तौर पे कूदता है, जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर भी किया है, तो अभी भी जो वहाँ की रीबिल्डिंग है उसके अंदर, तो चाइना
इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी जो है ना वो जाने नहीं देगा कि शाम एक बड़ा मुल्क है और बड़ी आबादी वाला मुल्क है जहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए और वहाँ पे सस्ती लेबर मुहैया हो सकती है। तो चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग वो वियतनाम या कंबोडिया या दीगर ममालिक में कर रहे हैं तो वो लाजमी तौर पे जो है ना अब वहाँ पे मुंतकिल करेंगे। और उसका फिर उसने वही किया हुआ था कि एनालिसिस के इसकी वजह से जो है ना वो वेस्ट को एक जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि वेस्ट आ नहीं सकता। वेस्ट के लिए प्रॉब्लम यह है कि इज़राइल की कीमत पे उसे जाना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे जाता है तो वेस्ट के लिए इज़राइल जो है उसको बैक पे करना पड़ेगा, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी ईस्ट से खुलेगी इसके लिए।